हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके अपना पहला वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर का। आज हम पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके थे गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल की तुलना तक। अब आज हम पढ़ाएंगे आपको, स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर इसकी तीव्रता क्या होती है, ये हम स्टार्ट करेंगे। बहुत प्यारा सा वीडियो है, बहुत प्यारा सा आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, और उसमें बहुत प्यारा सा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश, अब यहां पर जरा देखना, ये परीक्षण आवेश लिखा है। परीक्षण आवेश की जगह के हम एकांक आवेश भी कह सकते हैं या एकांक धनावेश भी कह सकते हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं परीक्षण आवेश की जगह पे? एकांक धनावेश। अब परीक्षण आवेश होता क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। पर एकांक धनावेश कह सकते हैं या परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। यहां से हमने क्या सीखा कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब मान लीजिए यहां पर प्लस का आवेश रखा है और इसके यहां पर हम एकांक धनावेश यानी कि परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है? क्या होता है परीक्षण आवेश? तो परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म आवेश होता है। इतना सूक्ष्म आवेश होता है कि ये अपना खुद का ना तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ये अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसी को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसको हम सिर्फ लेके आते हैं परीक्षण करने के लिए, मतलब अपना काम बनाने के लिए इनको लेके आते हैं। समझ गए ना आप लोग कि परीक्षण आवेश है क्या? अत्यंत सूक्ष्म आवेश जो अपना खुद का, जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। अब हमने क्या किया कि जैसे ही इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। अब परीक्षण आवेश की एक खास बात और है, ये हमेशा धनावेशित होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनावेश ही होगा। तो यहां पर हम लेके आए, अब लेके आएंगे तो यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो कूलाम ने बताया है कि इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद में हम वैद्युत क्षेत्र में और भी कुछ पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या पढ़ना है? तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पढ़नी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है समझ लीजिए। जैसे ही हम ये कोई बिंदु आवेश था, इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र मिल गया हमको। अब ऐसा क्षेत्र मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें हम किसी परीक्षण आवेश को लेके आएंगे, मान लीजिए यहां पर इस परीक्षण आवेश को लेके आए, तो ये क्या करेगा? इस पर वैद्युत बल लगाएगा। वैद्युत बल लगाएगा कि नहीं? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये तो प्लस का होता है, अगर ये माइनस का हो तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अगर ये भी प्लस का है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को लाने पर जितना उस पर वैद्युत बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने पर उस पर जितना वैद्युत बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, या उस क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा यहां पर क्या दे सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से। E बराबर F/Q0 यानी कि Q0, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर इसके मात्रक की भी जरूरत पड़ेगी ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, यहां से आपको एक मात्रक मिलेगा न्यूटन प्रति कूलम। कौन सा मात्रक मिलेगा? न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब इसके बाद में आपका टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र। तो हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र हमने समझ भी लिया। अब इसके बाद में वैद्युत क्षेत्र के बाद में वैद्युत बल रेखाएं, क्या रहेगा आपका? वैद्युत बल रेखाएं। यहां पर अब आपको पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एकांक पृथक्कृत धनावेश गति करता है या सतत रूप से गति करता है, वे, या सीधा सीधा लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई
बे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं, काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर एकांक पृथक्कृत धन आवेश सतत रूप से गति करता है। समझने की कोशिश कीजिए। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर पृथक्कृत धन आवेश जिन पर एक पृथक्कृत, एक की जगह पे हम एकांक भी लिख सकते हैं। एकांक पृथक्कृत धन आवेश सतत रूप से गति करता है। क्या होती है? ये यहां पर धन आवेश है, ये यहां पर ऋण आवेश है। तो यहां से अगर वैद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी तो वैद्युत बल रेखाएं अगर सीधा सीधा आप समझने की कोशिश कीजिए तो यहां से आप देख लीजिए, ये माइनस आवेश हो गया, ये प्लस आवेश हो गया। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस आवेश से दूर की ओर, ऐसे प्लस आवेश से दूर की ओर, और जो माइनस आवेश के लिए होती हैं वो इसकी ओर, ऐसे। तो यहां से अगर वैद्युत बल रेखाएं हम खींचेंगे तो ऐसी दिशा होगी, ये ऐसी दिशा होगी, ये ऐसी दिशा होगी, ये ऐसी दिशा होगी, ठीक है, ये ऐसी दिशा होगी, ऐसी दिशा, प्लस से माइनस की ओर। और यहां से अगर हम देखेंगे ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे। अब इसके बाद में ऐसे, ये आपकी रही वैद्युत बल रेखाएं। यहां से अगर देखेंगे ये माइनस आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी और प्लस आवेश से दूर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। मतलब प्लस आवेश से अनंत की ओर दूर, अनंत की ओर, और माइनस के लिए दूर से माइनस आवेश की ओर। ये हो गई वैद्युत बल रेखाएं। अब अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने जो बात की थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होती है। अब उसकी दिशा आप समझ लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं जिस प्रकार चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी प्रकार वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जिधर भी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी प्लस आवेश से दूर की ओर और माइनस आवेश से उसकी ओर। ये माइनस आवेश जहां पर भी होगा तो जिस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी माइनस आवेश की ओर होगी। जैसे यहां पर कोई माइनस आवेश क्यों रखा है। अब इससे यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र बोलें कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कहा जहां माइनस आवेश रखा है उसी की ओर होगी। तो यहां सीधा सीधा हम बोल देंगे कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा
इधर होगी। यहां पर अगर कोई बिंदु हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब अगर हम यहीं पर रखें प्लस आवेश और यहां हमने रख दिया माइनस आवेश, अब हम बोले कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो इन दोनों के बीच में प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, क्योंकि प्लस से जाना है दूर और माइनस की ओर जाना है, तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, ये हो गई। अब यहां पर अगर कोई बिंदु मान लीजिए यहां होता, तब प्लस आवेश से दूर माइनस आवेश की ओर, तो ये प्लस आवेश से और ये माइनस आवेश से, समझ गए। अगर आपका यहां पर प्लस आवेश है और यहां पर भी प्लस आवेश है और इस बिंदु पर हम पूछें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो आप क्या बताएंगे, प्लस आवेश से दूर की ओर, तो ये E1 हो गया उधर की ओर, प्लस आवेश से दूर की ओर ये E2 हो गया इधर। ये दोनों दिशा में विपरीत है, अगर परिमाण में भी बराबर होंगे ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। समझ में आ रहा है ना, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। कब होगी, जब Q1 यानी कि Q1 और Q2 के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में बराबर होंगी और दिशा में विपरीत होंगी, तो यहां इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलिए, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत बल रेखाओं के बारे में और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने जान ली। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है इसको हम देख लेते हैं, इसका क्या डेरिवेशन रहेगा, और इस डेरिवेशन से आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो यहां पर हमें देखना है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई एक बिंदु आवेश होगा, तो हमारी हेडिंग रहेगी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं, माना किसी बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यहां पर हमने मान लिया कि एक बिंदु आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, दिशा की अगर बात करें तो अगर ये प्लस का आवेश है तो प्लस का आवेश है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की इस बिंदु पर दिशा किधर होगी, बाहर की ओर ना, बाहर की ओर। ठीक है, तो इस बिंदु पर दिशा बाहर की ओर।
चलिए अब इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। वो अरे भाई सॉरी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वैद्युत बल पता हो। ठीक है, तो वैद्युत बल पता करने के लिए मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तब इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, और ये लगने वाला वैद्युत बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये हमेशा प्लस का होता है, ये भी आपका प्लस का है। तो लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम से क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2, Q1 की जगह पे आपका प्लस का Q है और Q2 की जगह पे आपका Q0 है, Q0 है अपान R²। इतना ही लगा वैद्युत बल। अब इतना वैद्युत बल लगा है तो यहां से इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब हमें निकालनी है तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0 मान रख दीजिए यहां पर। तो F बराबर, F का मतलब है KQ और Q0 अपान R² और नीचे क्या है? Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहां से F बराबर KQ अपान R²। इतना हुआ। अब यहां पर हम K का मान भी रख सकते हैं। K बराबर क्या होता है? 1/4πε0 इतना होता है ना। तो यहां E क्या है? E, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपान R²। सही है ना। आपका E बराबर F अपान Q0, E बराबर F का मान रखा, Q0 अपान में रहा, F का मान रख के Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, इतना आ गया। और K बराबर ये होता है तो E बराबर निकल के आया है 1/4πε0 Q अपान R²। किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये निकल के आता है। मात्रक क्या रहेगा? वही न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां पर अगर हम मान लें कि एक नहीं एक से ज्यादा बिंदु आवेश इधर उधर रखे हैं, ये यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इस तरीके के, और बिंदु P से इनकी दूरियां R1 R2 R3, जब इनके बीच में कोई कोण ना बन रहा हो। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोण बना रहे हों। कोण का अभी हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोण का हिसाब किताब लेंगे तो थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, अभी कोण कोई नहीं बन रहा है। इस स्थिति में अगर हम निकालेंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने एक बिंदु आवेश के कारण इतना पड़ा है, यहां पर दूरियां अलग अलग हैं, तो सबकी वजह से 2 या 2 से अधिक
बिंदु आवेशों के कारण। अब दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण हमें निकालना है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, यहां वेक्टर भी लगा देते हैं कि दिशा का विशेष ध्यान रखना है। अगर दिशा किसी की विपरीत है, विपरीत दिशा का मतलब यहां पर कोई माइनस का आवेश है तो उसकी दिशा अलग होगी, इसलिए वहां पर हम माइनस लगा देंगे। तो यहां से आपका इसी के तरीके से, जैसे हमने E का मान निकाला है, इसी तरीके से E1 का मान आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1 स्क्वायर। E2 आपका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2 स्क्वायर। अगर इसी तरीके से E3 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3 का स्क्वायर। अगर हमें टोटल निकालनी है तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो आपका यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हर एक पद में आ रहा है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। बचा क्या आपका Q1 अपान R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपान R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपान R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से हमारे पद आगे चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही प्यारा सा होता है, बहुत ही प्यारा सा वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको हम यहां पर समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। यहां से आप अगर समझ सकते हैं, यहां पर क्या लिखा है, वैद्युत और द्विध्रुव, इससे समझिए। द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव हों, ऐसा निकाय जिसके दो ध्रुव हों। अब यहां पर वैद्युत चल रहा है तो ये वैद्युत आवेश के कारण ही आता है। तो यहां पर इसकी परिभाषा होती है परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेशित कण एक दूसरे से अल्पांश दूरी 2L मान लेते हैं। आप D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, 2L भी मान सकते हैं। अल्पांश दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय, इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव क्या होना चाहिए? अगर Q यहां पर प्लस का है तो इससे कुछ दूरी पर Q माइनस का भी होना चाहिए।
समझो 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 समझो, यानी कि अगर 5 कूलम आवेश यहाँ पर प्लस का है तो इससे कुछ दूरी पर 5 कूलम माइनस का भी आवेश रखा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा इनके बीच की अल्पांश दूरी रहेगी कितनी, 2l। तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ रहे हो? अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल H2O। अब H2O अगर हम इसको तोड़ते हैं, ये टूटता है, तो H2 प्लस O, सही है ना? तो यहां पर आ जाता है माइनस का और यहां आ जाता है प्लस का। ये टूटे तो इनके पास ये एक धनायन है, इसके पास एक ऋणायन है। ये आपका हो गया है वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण। और भी उदाहरण है। परिमाण में बराबर होने चाहिए परंतु विपरीत आवेशित कण एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को, इस प्रकार बने सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से भी सीख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर किसी निकाय, ऐसा निकाय जो केवल 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना हो, अगर किसी ऐसे निकाय का परिणामी आवेश यानी कि कुल आवेश, यहां पर लिख सकते हैं 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना ऐसा निकाय जिसका कुल आवेश, शून्य हो। क्या होना चाहिए? शून्य हो। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। अगर यहां से देख लीजिए, यह भी आपका कुल आवेश निकालेंगे तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। तो Q इक्वल, यहां प्लस का 5 कूलम है, यहां माइनस का 5 कूलम है, लिहाजा ये दोनों मिलके 0 हो गए। तो 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना ऐसा निकाय जिसका कुल आवेश शून्य वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहां से जो परिभाषा आपको अच्छी लगती हो गई तैयार। बहुत प्यारी सी परिभाषा है कि परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेशित कण एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को भी वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और 2 बिंदु आवेशों से मिलकर बना ऐसा निकाय जिसका कुल आवेश शून्य हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चलिए, ये तो वैद्युत द्विध्रुव की बात हो गई। अब हम इसके बाद में बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की, जिसको मोमेंटम बोलते हैं ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा डाइपोल मोमेंटम। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अब हमें देखना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, हमने आपको बताया प्लस Q और माइनस Q, इनके बीच की दूरी 2l होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ना है तो यहां से हम कह सकते हैं, जरा देखना क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव
ध्रुव बनाने वाले बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं, मतलब इसको P से प्रदर्शित करते हैं। अब P क्या होता है? P बराबर P इक्वल आपका कोई एक बिंदु आवेश, उसका परिमाण, परिमाण का मतलब प्लस का रहेगा, Q तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल। तो गुणनफल का यहां गुणा का निशान लगा दिया, और बीच की दूरी है 2L। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? P इक्वल 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया P बराबर 2QL। और इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक होगा Q का मात्रक कूलम इनटू दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो ये हो गया इसका मात्रक। ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बाद में हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। इसके बाद में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। चलिए साफ कर दें, इसको साफ कर दिया। जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाया है वो लोग धीरे धीरे नोट कर लें। हेडिंग रहेगी आपकी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये लीजिए बन के तैयार हो गया, माइनस का और प्लस का। ये वैद्युत द्विध्रुव मिलके बन गया आपका। माइनस आवेश इधर हो गया, यहाँ पर माइनस का क्यू है, यहाँ प्लस का क्यू है। एक क्यू माइनस का है, एक ही क्यू प्लस का है। इनके बीच की दूरी 2L, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण हमें अच्छी स्थिति, मतलब इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा, अच्छी स्थिति का मतलब क्या हुआ? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही, ठीक है, उसी रेखा पर। तो यहां पर कोई बिंदु है P, और इस बिंदु पर P बहुत प्यारा सा बिंदु होता है P। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P को थोड़ा हम पहले बना लेते हैं, हो सकता है उधर आपको थोड़ा सही न दिखे। ये बिंदु P हो गया, और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी
मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी है स्मॉल r। ठीक है, अब हमें यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि हम जान चुके हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 Q/r², इतना ही होता है ना। तो इस सूत्र को तभी लगा सकते हैं जब यहां से यानी कि -q से बिंदु P की दूरी पता हो और +q से बिंदु P के बीच की दूरी पता हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये दूरी L है ना, इसके बाद में इधर की भी तो दूरी L है हमारे पास, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव मिलके बना है 2L दूरी से, सही है। तो अब यहां -q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हो गई है L+r, हो गई ना, L+r। अच्छा, और यहां +q आवेश से बिंदु P की दूरी हो गई L-r। दूरियां पता हो गई। अब हम इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जो हमने माना है वही लिखना पड़ेगा। तो माना वैद्युत द्विध्रुव -q व +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, तब इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से, यहां पर O बिंदु मान लेते हैं, O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, अब ये हमें दूरियां पता हो गई, हमें कहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ये भी पता है। तो अब सीधा सीधा लिखेंगे, तब -q के कारण P पर यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर 1/4πε0 Q/r, वहां पर क्या दूरी है L+r, तो L+r का होल स्क्वायर। सही है ना, यही सूत्र लगाया हमने और कुछ नहीं किया, यही सूत्र लगाया है यहां पर। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। अब हम यहां पर यह भी देख लेते हैं कि इसकी दिशा किधर होगी। तो इसकी दिशा भाई साहब देखना 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 देखना, माइनस का है ना, माइनस का है, तो इसकी वजह से E1 होगा आपका इधर माइनस की ओर, होगा ना, क्लियर। चलिए अब लिखेंगे +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/L-r,
अब L माइनस आर, ये थोड़ा, अब L से R थोड़ी नहीं कम होनी है भाई, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि L दूरी है ना, बहुत छोटी दूरी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस L और R माइनस L, ठीक है, R प्लस L और R माइनस L। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R माइनस L। समझिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में हमने आपको बताया, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत आवेशित कण एक दूसरे से अल्पांश दूरी पर रखे हों। अब ये बहुत छोटी दूरी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहीं भी ज्ञात कर सकते हैं, कितनी भी दूरी पर, तो इसलिए R हमारी बहुत बड़ी दूरी होगी। अब R से हम L से R नहीं घटा सकते, R से L घटा सकते हैं, इसलिए अभी हमने जो R दूरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी मान के चल रहे हैं, तो इसलिए R माइनस L और R प्लस L, ठीक है। समझ लीजिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है बहुत छोटी दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी बहुत छोटी है। ये जो P बिंदु है ये इसके मध्य बिंदु से बहुत अधिक दूरी पर है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं, इसलिए ये हो गया, ठीक। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, लेकिन समीकरण 2 में जो E2 का मान निकला है अभी उसकी हमें दिशा नहीं पता है। पता है क्यों? ये प्लस का आवेश है और प्लस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी दूर की ओर, मतलब E2 का मान होगा उधर बिंदु P से उस तरफ, सही है। चलिए अब बिंदु P से दूर की ओर, वैद्युत द्विध्रुव से दूर की ओर, बिंदु P से दूर की ओर E2 की दिशा हो गई। अब यहां हमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये बिंदु आवेश माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी देखें तो दूरी ज्यादा है ना, प्लस Q से बिंदु P की दूरी देखते हैं तो दूरी कम है। इसका मतलब है कि E1 का मान, जो E1 की जो दिशा इधर आ रही है, जो माइनस Q के कारण निकल के आया, इसका मान कम होगा, क्योंकि दूरी इधर है ना, इसका मान कम होगा। और E2 का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ये बिंदु आवेश बिंदु P के पास है, वहां की दूरी कम है। तो अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। हमने बिंदु P पर देखा, बिंदु P पर E1 व E2 दिशा में विपरीत देखा कि नहीं? हाँ देखा है, विपरीत हैं। तब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर क्या होना चाहिए? E2 माइनस E1, बड़े से छोटे को घटा देते हैं, सही है। चलिए अब यहां से E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R और माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एक बात यहां और समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो माइनस आवेश होता है और प्लस आवेश होता है, ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, बकाया कुछ नहीं भाई। ये सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इसीलिए यहां पर भी हमने प्लस रखा
क्यू का मान प्लस का रखा, यहां पर भी क्यू का मान प्लस रखा, बस दिशा इनकी हमने वहां बता दी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां से हमें दिख रहा है कि q अपॉन 4πε0 हमारा कॉमन है, तो q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से E बराबर q अपॉन 4πε0। अब भैया सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा मुन्ना? इसका एलसीएम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा, यही होगा ना जी। चलिए अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है, क्या बात है, कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है। चलिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर खोल दीजिए इसका, तो आर स्क्वायर पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो 2rl हो गया, माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है और इसका होल स्क्वायर भी इधर खुलेगा। तो जरा देखना आर स्क्वायर माइनस प्लस की जगह क्या होगा माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl, सही है भाई, चेक कर लीजिए एक बार, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना, माइनस सिंबल का गुणा होना, पहले का वर्ग आर स्क्वायर माइनस का गुणा हुआ माइनस का आर स्क्वायर, धन दूसरे का वर्ग तो धन की जगह पे माइनस सिंबल आ गया क्योंकि इसका माइनस का गुणा हो रहा है, माइनस आर एल स्क्वायर, और ऋण दोनों के गुणनफल का 2 गुना होना था, माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना होना था, माइनस चिन्ह का और गुणा हुआ, माइनस माइनस प्लस। चलिए अब जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों कट गए तो हमारे पास बचा है E बराबर q अपॉन 4πε0 और यहाँ से 2 और 2 मिलके 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा। अब इस q को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो 1 अपॉन 4πε0, q को आगे बढ़ाएंगे 4qrl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जान चुके हैं कि P इक्वल टू QL होता है, वैद्युत ध्रुव का गुण अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी, P इक्वल टू QL। तो यहाँ 2QL की जगह पे हमें रखना है P, तो E इक्वल आपका हो जाएगा, E इक्वल आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 2PR, इतना ही बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 2 यहाँ से गया, Q गया, L गया, 2 बचा, R बचा, P आ गया, 2QL की जगह पे आ गया P और फिर बचा 2R तो 2R, सही है। चलिए अगर यानी कि यदि हम मान लें कि R बहुत बड़ा है, ये जो R है ना ये दूरी बहुत बड़ी है L से, या L बहुत छोटा है R से, जो R दूरी है बहुत बड़ी है, L बहुत छोटी है, तो L को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तब अब L को नगण्य मान के छोड़ना है तो E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन R की पावर। अब R की पावर कितनी हुई भाई, R की पावर कितनी हुई, R की पावर हो गई 4 और ऊपर R था 1, यहां से ये R कैंसिल होगा, एक घात इसकी लेके जाएगा, कुल मिला के बचेंगी घातें 3, तो आपका आंसर रहेगा 1 अपॉन 4πε0 2p अपॉन R3। मात्रक की बात अगर करें तो मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये था
किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डेरिवेशन के बाद में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे आगे के कुछ अन्य और महत्वपूर्ण टॉपिक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।